नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास दौलत मेरी दुश्मन, पार्ट 5। सब उसी तरफ देखने लगे। चंदानी जल्दी से आगे बढ़ा और खुदे गड्ढे को झांककर देखने लगा। फिर उसकी निगाह कुछ ही दूर पर पड़ी छोटी सी संदूकची पर जा टिकी, जो कि जंग लग जाने के कारण कई जगह से आर पार दिखाई दे रही थी। चंदानी कई पलों तक संदूकची को उलट पलट कर देखता रहा, फिर उसे गड्ढे के भीतर रखकर जांचा। इस संदूकची को जमीन खोदकर गड्ढे में से निकाला गया है। आखिरकार चंदानी ने खामोशी तोड़ी और खड़े होते हुए बोला, अब सवाल यह पैदा होता है कि जो इंसान 20-25 सालों से यहाँ रह रहा हो, उसने इसमें क्या छिपा कर रखा होगा। और जमीन देखकर लगता है कि जैसे मुद्दत के बाद इसे खोदा गया हो। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सब असमंजसता में थे। इसके सामान की तलाशी लो, शायद कुछ मिल जाए। अगले ही पल चारों वहां सामान की तलाशी लेने में जुट गए। गिनती का सामान था। 2 मिनट में ही तलाशी समाप्त हो गई। कुछ भी हाथ न लगा। यहाँ पर कहीं भी पानी नहीं है, चंदानी ने सुजान सिंह से कहा। अब यह बात वास्तव में गौर करने के काबिल है कि वह पानी कहाँ से। मैं पूछूंगा उससे, सुजान सिंह ने कठोर स्वर में कहा। मुझे तो लग रहा है जैसे वह बहरूपिया हो। कोई बड़ी बात नहीं है कि वह देवराज और लोटिया का आदमी हो और हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए पहले ही यहाँ आ जमा हो। बात जची भी और नहीं भी जची, कुछ भी हो सकता था। नहीं, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, भीमराव ने इनकार में सिर हिलाया। वह देवराज चौहान वगैरह का आदमी नहीं हो सकता। देवराज चौहान सीधा गर्दन उड़ा देने में विश्वास रखता है, इस तरह के घाती खेल नहीं खेलता। और फिर यहाँ रहने वाले की हालत देखो, वह वास्तव में जंगली लग रहा है, जैसे लंबे समय से यहाँ रह रहा हो। उस पर शक करने की वजह हमारे पास सिर्फ पानी है। वह पानी कहाँ से। भीमराव के शब्द अधूरे ही रह गए। वह अचानक ही जाने कहाँ से निकलकर भीतर आने वाले रास्ते पर आ खड़ा हुआ था। उसके दाएं हाथ में कुल्हाड़ी थी, जिस पर ताजा खून चमक रहा था, और बाएं हाथ में भेड़िए का मृत शरीर था। भेड़िए की पीठ कुल्हाड़ी से आधी कटी हुई थी और खून बूंद बूंद करके नीचे टपक रहा था। ऐसी स्थिति में मोती हमेशा दरिंदा लग रहा था। उसकी दरारों वाली लाल आंखें चारों पर से घूमती हुई मेवाराम चंदानी पर जा टिकी। महंत और भीमराव की आंखें आपस में टकराई। मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या कर रहे हो, मोती गुर्राया। तुमसे मिलने आए थे, नहीं मिले तो तुम्हारे आने का इंतजार करने लगे, चंदानी बोला। मोती ने वहशी निगाहों से उसे घूरते हुए अपना नंगा पांव आगे रखा और 2 कदम उनके पास आ पहुंचा। आज के बाद फिर कभी ऐसा हो तो बाहर खड़े होकर ही इंतजार करना, भीतर कदम रखने की हिम्मत भी ना करना। मेरी इजाजत के बिना कोई यहाँ आए, यह बात मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं होती। इस भेड़िए की तरह तुम सबके भी टुकड़े कर दूंगा। उसके स्वर में वहशीपन इस कदर मौजूद था कि उन जैसे दिलेरों के जिस्म में भी भयपूर्ण लहरें दौड़ सी गई। अपने नंगे पांव को थप थप रखते हुए वह आगे बढ़ा और हाथ में पकड़ा हुआ कटा भेड़िया एक तरफ फेंका और खून से सनी कुल्हाड़ी को दीवार के सहारे टिकाकर उन चारों को खूनी निगाहों से देखा। यहाँ क्यों आए हो, शिकार पर चलना है, वह गुर्राया। नहीं, अभी नहीं, 1-2 दिन तक चलेंगे, सुजान सिंह बोला। कुछ तैयारियां रह गई हैं, उनके पूरे होते ही हम शिकार पर चलेंगे। तो जाओ यहाँ से। मोती आगे बढ़कर कटे भेड़िए के करीब बैठा और लोहे की पत्ती से उसकी खाल उधेड़कर अलग करने लगा। और अब यहाँ तभी आना जब शिकार पर जाना हो। पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है, भीमराव ने एकाएक कहा। भेड़िए की खाल उधेड़नी छोड़कर मोती ने खूंखार निगाहों से उसे देखा, फिर जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियों की तरफ इशारा किया। मुट्ठी भर पत्तियां लेकर हाथ में मसलकर पीसकर जुबान पर रख लो। चारों की निगाहें कोने में पड़े पत्तियों के ढेर पर जा टिकी। हमने तो पानी मांगा है, यह पानी ही है, मोती महंत की बात काटकर गुर्राया। जो मैंने कहा है वही करो, उसके बाद पानी की प्यास नहीं लगेगी। मुट्ठी भर पत्तियों का चूरा पेट में पहुंचकर पानी जैसा ही रूप ले लेता है। कई घंटे फिर प्यास नहीं लगेगी, जबकि पानी पीने के 10 मिनट बाद ही फिर प्यास लगनी आरंभ हो जाएगी। चारों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें वास्तव में प्यास लग रही थी। भीमराव आगे बढ़ा और मुट्ठी भर पत्तियां उठाकर दोनों हाथों में मसली और उन्हें रगड़कर मुंह में डाल लिया। वह स्वाद विहीन थी। मुंह में डालते ही उसे कुछ अजीब सा लगा। थूक का सहारा लेकर कठिनाई से गले के पार निकला। इस काम में उसे काफी कठिनाई हुई, परंतु 2 पलों के बाद ही उसे महसूस होने लगा कि उसकी जीभ और सूख रहा गला, जिसे कि पानी की आवश्यकता थी, वह आवश्यकता पूरी हो गई है। अब उसे पानी की प्यास नहीं लग रही। भीतर ही भीतर वह खुद को तरोताजा महसूस कर रहा था। उसने मोती पर निगाह मारी, जो कि भेड़िए की खाल उधेड़ने में व्यस्त था।
फिर अपने साथियों की तरफ देखा। यह सूखी पत्तियां तो वास्तव में कमाल की हैं, पानी से ज्यादा असरदार हैं। भीमराव की बात सुनकर चंदानी आगे बढ़ा। उसने भी पत्तियां इसी प्रकार मुंह में डाली। फिर महंत और सुजान सिंह ने। पानी की बात को लेकर जो शंका मोती के प्रति उनके मन में आई थी वह दूर हो गई थी। यह पत्तियां कमाल की हैं। महंत ने मुस्कुराकर मोती को देखा। अब तक मोती भेड़िए के शरीर की सारी खाल उतार चुका था। उसने सिर उठाकर महंत को देखा, कहा कुछ भी नहीं, अपने काम में व्यस्त हो गया। लकड़ियां उठाकर एक जगह इकट्ठी करने लगा। कदाचित उन्हें जलाकर भेड़िए के मांस को आग पर भूनना था। उसके हाथों और कपड़े पर भेड़िए का खून ही खून नजर आ रहा था। एक बात का जवाब दोगे? अचानक ही चंदानी बोला। मोती की वहशी निगाह चंदानी के चेहरे पर जा टिकी। बोलो। ऐसा लगा जैसे मृत भेड़िया जीवित होकर गुर्रा उठा हो। कोने में तुमने गड्ढा खोदा है, उसके बीच में से वह बाहर पड़ी संदूकची निकाली है। संदूकची में तुमने ऐसा क्या डाल रखा था कि जमीन में दबानी पड़ी? 2 इंसानों की जिंदा लाशें उस संदूकची में बंद थी। मोती दरिंदगी भरे स्वर में बोला। अब उनके नर कंकालों को निकाला है जमीन में दफन करने के लिए। जब जंगल में जाऊंगा तो भीतर कहीं अच्छी जगह देखकर लाशों को दफन करूंगा, ऐसी जगह जहां नर कंकाल दबे रहें, जानवर भी उन्हें खोद कर न निकाल सके। उसकी बात पर चंदानी की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। 1 फुट की छोटी सी संदूकची में 2 जिंदा लाशें? मैं समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो। जंगली भाषा का अंदाज तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा। मोती गुर्राया। मेरी किसी भी बात से तुम लोगों का कोई वास्ता नहीं। चलते बनो। इंसानों को देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अब उस वक्त ही आना जब शिकार पर जाना हो। जाओ। वह सब बाहर निकल गए। सुजान सिंह अपने साथ 2 आदमी लाया था। मोती की अजीब बातों को सुनकर उसने मोती पर निगाह रखने की सोची और साथ आए दोनों आदमियों को गुंबदनुमा कमरे में कुछ दूर रहकर मोती पर नजर रखने को कह दिया। सुजान सिंह की हिदायत थी कि यह निगरानी दिन ढलने तक चलनी चाहिए। उसके बाद अंधेरा होने तक दोनों वापस खेमों तक पहुंच जाएं। देवराज चौहान ने निगाह उठाकर सिर पर सुलगते सूर्य पर निगाह डाली तो आंखें चौधिया गई। मिचमिचाकर आंखें ठीक करते हुए जेब से पसीने से भरा मैला रुमाल निकालकर चेहरे पर बहते पसीने को साफ करने का असफल प्रयास किया। आग के समान सुलगती धूप ने उनकी हालत बदतर कर रखी थी। उनके साथ जगमोहन, जयकिशन लोटिया, सुधीर शर्मा, बूंदी बलिया, पाल खन्ना, अवतार सिंह और 5 बदमाश टाइप व्यक्ति थे जिनका शहर से ही चलने से पहले इंतजाम किया था, जो भारी सामान उठाने के साथ साथ हर तरह के हालातों का मुकाबला कर सकें। बदले में उन्हें अच्छा खासा माल दिया गया था। इनके साथ फौतेदार सिंह और उसके 8 खतरनाक साथी थे। लगातार सफर के पश्चात भोर होते ही उन्होंने आदिवासी जातियों की बस्तियां पार कर ली थी। बिना रुके वह आगे बढ़ते ही रहे। सूर्य सिर पर पहुंचा तो सब जंगल की जद तक पहुंच गए थे। तू क्यों हमें धूप में मरवा रहा है लोटिया? फौतेदार झुंझलाहट भरे स्वर में कह उठा। इससे बढ़िया तो चंबल ही था। ठंडी छांव के लिए पेड़ तो थे, यहाँ तो पेड़ भी हैं तो सूखी टहनियां लिए खड़े हैं। छांव वाला तो शायद ही कोई पेड़ हो। काणे को ख्वाब में भी छींचड़े ही नजर आते हैं। सुधीर शर्मा बड़बड़ाया। फौतेदार ने मुंडी घुमाकर कड़वी निगाहों से उसे देखा। साले नशेड़ी, चुपचाप पिए जा। काम का ना काज का, घंटे भर में पूरा ड्रम शराब का। पीने की भी हद होती है। बोले जा, मेरा क्या जाता है। सुधीर शर्मा ने पैंट में खोस रखी बोतल निकाली और बड़े बड़े 2 घूंट ले लिए। सफर के दरमियान वह कम पी रहा था, इस डर से कि कहीं शराब खत्म न हो जाए। सिर्फ 2 आदमियों ने तो उसकी शराब के केन उठाए हुए थे, जिनमें करीब 50 बोतलों के बराबर शराब भरी पड़ी थी। लोटिया ने आस्तीन से चेहरे पर आए पसीने को साफ किया, परंतु पसीने की चिपचिपाहट चैन की सांस न लेने दे रही थी। मैं जिस गुम्बद की तलाश में हूँ वह कहीं आसपास ही होना चाहिए। जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे खजाने तक नहीं पहुंच पाएंगे। खजाने तक जाने की शुरुआत उस गुम्बद से ही होती है। लोटिया ने फौतेदार को देखा। तो भाई उसे ढूंढ, तलाश कर, फौतेदार बोला। इस तरह भटकते रहे तो हमारी हालत बुरी से बदतर हो जाएगी। वैसे हम सही रास्ते पर हैं ना? सही रास्ते पर हैं। जंगल में माल दबाने के बाद मैं 3-4 बार गुम्बद तक आया था। मेरे ख्याल से लाल रंग का गुम्बद नुमा कमरा आसपास ही होना चाहिए। अगर वह सलामत नहीं है तो उसके अवशेष। ठहरो। एकाएक अवतार सिंह की सतर्क आवाज गूंजी। सब ठिठक गए। उनकी निगाहें अवतार सिंह पर गई। फिर अवतार सिंह का पीछा करती हुई करीब 30 गज दूर पेड़ के तने के पास पड़ी लाश पर जा टिकी। उसका कटा हुआ सिर धड़ के करीब ही पड़ा था। कुछ ही पलों में सब लाश को घेरे खड़े थे। वह रहा गुम्बदनुमा कमरा।
लाश पर से निगाहें हट भी ना पाई थी कि देवराज चौहान का स्वर सुनकर सबकी निगाह घूमती हुई कुछ दूर पेड़ों के पार नजर आ रही मटमैली दीवारों पर जा टिकी, जिसके ऊपर टूटा फूटा गुम्बद सा बना नजर आ रहा था। जय किशन लोटिया का चेहरा तीव्र चमक से भर उठा। मिल गया, वह आवेश में चीखा। अब हम खजाने से ज्यादा दूर नहीं हैं। परंतु देवराज चौहान की निगाह पुनः लाश पर टिक चुकी थी। इसकी हत्या किसी तेज वार से एक ही झटके के साथ गर्दन उड़ाकर की गई है। देवराज चौहान उलझन भरे स्वर में बोला, कपड़ों से और शक्लो सूरत से तो यह सभ्य लगता है। सवाल यह पैदा होता है कि यह इस बियाबान जगह पर क्या कर रहा था और इसकी हत्या करने वाला कौन हो सकता है। इसकी हत्या का ढंग आम नहीं है। एक ही वार में गर्दन उड़ाने के लिए हिम्मत चाहिए। फौतेदार बोला, कहीं आसपास आदिवासियों की बस्ती तो नहीं। काणा हमेशा काणी बात ही सोचेगा। सुधीर शर्मा नशे भरी आवाज में हंसा। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, पाल खन्ना चीखा, वह दूसरी लाश। सबकी निगाहें उस तरफ उठ गई जिस तरफ हक्का पक्का पाल खन्ना देखे जा रहा था। कुछ दूर 3-4 पेड़ों के झुरमुट में एक और मरा हुआ व्यक्ति नजर आ रहा था। सब वहां पहुंचे, लाश को देखा। इस लाश की गर्दन तो जुदा नहीं थी, परंतु किसी तेज हथियार से किया गया वार उसके कंधे को चीरता हुआ छाती तक आ रहा था। इतना तो जाहिर था कि हत्यारा वहशी दरिंदा था, मौत का दूसरा रूप था, जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर था। हत्याएं तो उन्होंने भी बहुत की थी, परंतु किसी लाश को इस हद तक खतरनाक अंजाम तक नहीं पहुंचाया था। ये ताजी हत्याएं हैं, देवराज चौहान बोला। इसमें कोई शक नहीं कि हत्यारा ज्यादा दूर नहीं गया होगा। 1-1.5 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं हुआ इन्हें मरे। उसने झुककर मृत शरीर को छुआ। शरीर में अभी भी गर्मी है। ऐसी जगह पर जहां इंसानों का पहुंचना भी संभव नहीं, वहां पर यह लोग क्या कर रहे थे? इनकी हत्याएं करने वाला क्या कर रहा था? जगमोहन की आंखों में अजीब से भाव छाए हुए थे। मुझे तो कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। तुम जो कहना चाहते हो उसे मैं साफ शब्दों में कह देता हूँ। देवराज चौहान ने उसे देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा ख्याल है कि लोटिया के बंगले से फौतेदार के या नक्शा न मिलने के बाद चंदानी सुजान सिंह के साथ यहाँ आ गया होगा कि नक्शे मिलने पर लोटिया इस गुंबद तक अवश्य आएगा और यहाँ से ही नक्शे के सहारे खजाने वाले रास्ते पर पड़ेगा। हाँ, तुम्हारी बात को सही मान भी लिया जाए तो प्रश्न यह है कि इन दोनों को किसने मारा। अगर वह लोग यहाँ आ चुके हैं तो इतने बेवकूफ नहीं हैं कि किसी कारणवश अपने आदमियों की जान लेते फिरे। इस समय उन्हें ज्यादा से ज्यादा आदमियों की सख्त जरूरत होगी। अपने आदमियों की जाति भी सुजान सिंह बर्दाश्त कर लेगा, उन्हें मारेगा नहीं। देवराज चौहान ने विश्वास भरे स्वर में कहा, जिस तरह इन्हें मारा गया है, बर्बरता से इनकी हत्याएं की गई हैं, वह हत्यारा हैवानी फितरत का मालिक लगता है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह हत्याएं आम इंसान से नहीं की हैं। अवतार सिंह ने कहा, इस तरह ज्यादा देर धूप में खड़े रहे तो हमारा खून सूख जाएगा। शराबी की औलाद, फौतेदार व्यंग भरे स्वर में बोला, खून तो हमारा सूखेगा, तुम्हारी तो शराब सूखेगी जो तुम्हारे जिस्म में खून के बदले दौड़ रही है। हाँ काणे, मेरे कहने का मतलब यही था, सुधीर शर्मा ने हंसकर कहा। तो मैं कह रहा था, हमें गुंबद वाले कमरे में जाकर कुछ आराम करना चाहिए। बातें बाद में, शरीर थकावट के मारे चूर चूर हो रहा है। सबको बात जची। लाशों को वहीं छोड़कर उस तरफ बढ़ गए। जब उन्होंने गुंबद वाले कमरे में प्रवेश किया तो सबके कदम जड़ होकर रह गए। जीन की फटी पैंट में से काले काले मोटे घुटने झांक रहे थे। नंगे पांव चौड़े चौड़े बहुत ही भद्दे लग रहे थे। कमरे के बीचों बीच खड़ा वह लोहे के समान मोटी मोटी सलाखों जैसी उंगलियों से भेड़ियों का भुना मांस पकड़े जानवरों की तरह खा रहा था। मूछों और दाढ़ी के बालों में भुने मांस के नन्हे नन्हे टुकड़े फंसे हुए थे। खाते समय वह खुद वहशी जानवर लग रहा था। उन सबको एकाएक सामने पाकर मोती का खाना रुक गया। आंखें सब पर दौड़ने लगी। आखिरकार उसकी लाल दरारों वाली आंखें लोटिया पर जा टिकी। कई पल टिकी रही। एकाएक दरिंदगी से भरी खुशीपूर्ण चमक उसके चेहरे पर उभरने लगी। मूछ दाढ़ी में से पीले भद्दे दांत झलकने लगे। वह लोटिया को ही देखे जा रहा था। वह पहचान चुका था कि सामने खड़ा इंसान दूसरी तस्वीर वाला है। जय किशन लोटिया है। उसका दूसरा शिकार भी वहां आ पहुंचा था। दोनों अलग अलग आए थे। फूट पड़ चुकी थी दोनों में। मोती जोर से गुर्राया और हाथ में थाम रखे भुने मांस को 2 बार काफी ज्यादा चबाकर निकला और एक तरफ फेंक दिया। फिर चीथड़े चीथड़े हो रही कमीज की बाह से उसने मूछ और दाढ़ी रगड़कर साफ की। कौन हो तुम? लोटिया के स्वर में हैरानी भरी पड़ी थी। मैं? मोती की हंसी किसी जानवर के रोने जैसी थी। मोती हूँ, यहाँ रहता हूँ। जवानी में यहाँ आया था, अब बूढ़ा हो चला हूँ। यहाँ रहते हो जहाँ कभी इंसानों के दर्शन भी नहीं होते? फौतेदार ने अजीब से स्वर में कहा। भाई, यह इलाका तो चंबल से भी खतरनाक है।
वहाँ तो सिर्फ पीहड़ है, रास्तों की भूल भुलैया है, परंतु यहाँ तो हर समय जंगली जानवरों का भय रहता है, जीने की कोई गारंटी नहीं। मोती ने फौतेदार पर निगाह डाली, फिर लोटिया को देखने लगा। वहां मौजूद हर व्यक्ति आंखें फाड़े हैरानी से मोती को देखे जा रहा था। उन सब के लिए तो वह अजूबा ही था जो ऐसी खतरनाक जगहों पर सालों से रह रहा था। तभी देवराज चौहान आगे बढ़ा और दीवार के साथ सटाकर खड़ी कर रखी कुल्हाड़ी को उठाया। कुल्हाड़ी खून से सनी हुई थी, लकड़ी का काफी हिस्सा भी खून में डूबा हुआ था। उसे कुल्हाड़ी उठाते देखकर मोती गुर्राया, हाथ मत लगा इसे। देवराज चौहान ने उसकी वहशी आंखों में झांका। बाहर 2 आदमी मरे पड़े हैं, इसी कुल्हाड़ी से मारा है ना तुमने उन्हें? देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह रहा था। हाँ, मोती के होठों से सांप की सी फुंकार निकली। वह छिपकर मुझे देख रहे थे। मुझे यह पसंद नहीं कि कोई मुझे छिपकर देखे। कौन थे वह लोग? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। मैं नहीं जानता। कुछ और लोग भी आए थे यहाँ? हाँ, आए थे। शिकार पर जाने को कह रहे थे। कहते थे मुझे भी साथ ले जाएंगे और मैं उन्हें जंगल के रास्ते बताऊंगा। फिर क्या? जब भी उन्हें शिकार पर जाना होगा यहाँ आकर मुझे भी साथ ले लेंगे। कहाँ हैं वह लोग? मैं क्या जानूं, होंगे कहीं, मोती ने कहा। फिर दरिंदगी से बोला, मेरी कुल्हाड़ी रख दो वरना तेरे को भी जानवरों की तरह चीर फाड़ दूंगा। देवराज चौहान हौले से मुस्कुराया और कुल्हाड़ी वापस दीवार के साथ खड़ी कर दी। मोती के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। बहरहाल उन लोगों के सामने यह बात तो साफ हो गई थी कि सुजान सिंह चंदानी भी यहाँ आ चुके थे और वह लोग इसी ताक में होंगे कि कब वह पहुंचे और उनसे नक्शा छीना जा सके। तुम खाते क्या हो, जानवर? सुधीर शर्मा ने पूछा। हाँ, मनचाही हर वस्तु मिल जाती है। सुधीर शर्मा ने नशे युक्त शरीर को आगे बढ़ाया और मोती से 4 कदम पहले आ ठिठका। हाथ में पकड़ी शराब की बोतल आगे की। कभी शराब पी है? लो, शराब पियो। इस बोतल को मेरी नजरों से हटा लो, मोती दहाड़ा। आज के बाद कभी शराब का रुख मेरी तरफ न करना, वरना बोतल सहित शराब तेरे अंदर घुसेड़ दूंगा। अजीब से अंदाज में सुधीर शर्मा एक कदम पीछे हट गया। तुम शराब नहीं पीते? नहीं, मेरे पिता कहा करते थे शराब बुरी चीज है, इंसान को हैवान बना देती है, इसे नहीं पीना चाहिए। मैंने कभी नहीं पी। मैं तुम्हें हैवान नजर आता हूँ? सुधीर शर्मा ने अजीब से लहजे में पूछा। हो तो इंसान, लेकिन हैवानियत का असर तुम्हारे शरीर में है और तुम अपने आप को इंसान समझते हो जो दीन दुनिया से कटकर ऐसी जगह बैठे हो जहां इंसान तो क्या, इंसानों के शहर में रहने वाला कोई परिंदा भी नहीं आता। अन्न का तो तुम्हें एक दाना भी नसीब नहीं हुआ होगा। तुम्हारा भोजन जंगली जानवर बनकर रह गए हैं। देखा है अपने आप को? कौन कहेगा तुम्हें इंसान? तुम तो ना जानवरों में रहे और ना ही इंसानों में। कहने के साथ ही सुधीर शर्मा ने हाथ में पकड़ी बोतल में से तगड़ा घूंट भरा। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं ना इंसानों में हूँ ना जानवरों में। तुम मुझे हैवान कह सकते हो, शराब पीने वाला हैवान नहीं। इसका मतलब तुम मुझसे बड़े हैवान हो। मैं तो तुम्हारे कहे मुताबिक तब तक हैवान रहता हूँ जब तक शराब मेरे भीतर रहती है, लेकिन तुम तो परमानेंट हैवान हो। 24 घंटे के हैवान, साल के 12 महीने के हैवान, 12 सालों में 12 सालों के हैवान। सुधीर शर्मा ने संजीदगी से कहा। इस बार मोती ने सहमति से सिर हिलाकर जवाब दिया, बोला नहीं। पानी कहाँ से पीते हो? जगमोहन ने पूछा। यहाँ पर ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके पत्तों को तोड़कर मुंह में रख लिया जाए तो प्यास नहीं लगती। भीतर जाकर यह पानी जैसा ही काम करती हैं। तुम हमारे साथ जंगल में चलोगे? देवराज चौहान बोला। तुम लोगों ने भी तो शिकार पर जाना है। मोती ने लोटिया से निगाहें हटाकर देवराज चौहान को देखा। शिकार पर जाना है तो मैं तैयार हूँ। नहीं, हमारा कोई सामान जंगल में पड़ा है, उसे लेकर आना है। जंगल में और सामान? मोती वहशी हंसी हंसा। हाँ, सामान। ठीक है, तुम लोग सामान ले आना, मैं अपना शिकार करूंगा। कल सुबह चलेंगे। चलो चलो, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? मोती जोर से हंसा। और उन लोगों का क्या करोगे जो इससे पहले तुम्हें शिकार पर जाने को कह चुके हैं? मोती ने लोटिया को देखा। हम लोगों को कौन सा वक्त लगना है, वापस आकर उनके साथ भी चला जाऊंगा। ठीक है, हम तुम्हारे करीब ही बाहर ठहर जाते हैं, सुबह जंगल में चलेंगे, देवराज चौहान ने कहा तो मोती सिर हिलाकर कुल्हाड़ी को देखने लगा। बाय गॉड, कितना खतरनाक इंसान है, पाल खन्ना झुरझुरी लेकर बोला। किसी जानवर से इतना डर नहीं लगेगा जितना उसे सामने पाकर लग रहा था। सब बाहर आ चुके थे और गुम्बद नुमा कमरे के करीब ही अपने टेंट गाड़ लिए थे। कुछ आदमी लकड़ियां जलाकर खाने पीने का प्रबंध करने में व्यस्त थे। इंसान होते हुए भी इंसान नहीं, बूंदी बलिया ने कहा। मुद्दत से जानवरों के बीच रहते हुए खुद भी वहशी जानवर बन चुका है। यहाँ पड़ी 2 लाशों को देखकर ही इस बात का अंदाज लग जाता है। वह वास्तव में हाथ पांव वाला दरिंदा है, अवतार सिंह ने लंबी सांस लेकर कहा।
इन बातों को छोड़कर हमें काम की बात की तरफ ध्यान देना चाहिए, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। सुजान सिंह चंदानी भी यहाँ आ चुके हैं। वह इस इंसान को पहले से ही इस बात के लिए पक्का कर गए हैं कि वह उनके साथ जंगल में जाएगा और उनका गाइड बनकर काफी काम आएगा। जिन 2 आदमियों की लाशें हमें मिली हैं वह सुजान सिंह के ही आदमी होंगे, जो कि उसने इसकी निगरानी पर लगा दिए होंगे, जिन्हें इसी वहशी इंसान ने ही मारा है। बहरहाल हमें हर समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ कभी भी सुजान सिंह की पार्टी आकर हम पर हमला कर सकती है, इसलिए हमें हर समय इस बारे में सतर्क रहना चाहिए। मैंने 6 आदमियों को पहरे पर लगा दिया है, लोटिया बोला। सुजान सिंह हम पर हमला करके नक्शा छीनने की चेष्टा अवश्य करेगा, फौतेदार बोला। वह कमीना यहाँ आया ही इसी कारण है। देवराज चौहान ने खड़े होकर आसपास निगाह मारी। वह तो पेड़ों की छांव में थे, परंतु चिलचिलाती धूप के कारण पूरी आंखें खोलना कठिन हो रहा था। दूर दूर तक सूखे पेड़ों का जंगल और जानलेवा गर्मी ही व्याप्त थी। जमीन पर जगह जगह पहाड़ी पत्थरों के टुकड़े धसे हुए बाहर झांक रहे थे। हर चीज आग की तरह तप रही थी। सुजान सिंह, महंत, चंदानी और भीमराव टेंट में बैठे बातें कर रहे थे कि 2 आदमियों ने भीतर प्रवेश किया। वह हाँफ रहे थे। चारों की निगाहें उन पर जा टिकी। वह लोग आ गए हैं, एक ने हाँफते हुए कहा। चारों तुरंत खड़े हो गए। कौन लोग? सुजान सिंह के स्वर में पैनापन था। देवराज चौहान, लोटिया और भी कई हैं, जिनमें से एक ने आंखों पर आई कैप डाल रखी है। दूसरे ने जल्दी से कहा। हम घंटा भर काफी फासला रखकर उनके पीछे लगे रहे। आखिर में वह उसी गुम्बद वाले कमरे में गए। आधा घंटा वहां रहने के पश्चात सब बाहर निकले और करीब ही छोलदारी गाड़ ली। सुजान सिंह की आंखों में चमक पैदा हो गई। वह कितने आदमी हैं? चंदानी ने दांत भींचकर पूछा। हमने गिने थे, पूरे 21 आदमी हैं। 21? महंत के मुंह से निकला। काफी ज्यादा संख्या में हैं। 21 में से 8 ही वह खुद हैं, बाकी सबने कुछ न कुछ सामान उठा रखा है। वह पुनः बोला। एक बुरी खबर भी है। क्या? चंदानी की आंखें सिकुड़ गई। जिन 2 आदमियों को गुम्बदनुमा कमरे में रहने वाले की निगरानी पर लगाया था वह मरे पड़े हैं। दूर से ही हमने उनकी लाशें देखी थी। एक का तो सिर ही कटा पड़ा है और दूसरे की गर्दन धड़ से लटक रही थी। ओह, तो इन कुत्तों ने हमारे 2 आदमियों को मार डाला? सुजान सिंह गुर्राया। यानी कि उन्हें हमारी मौजूदगी के बारे में मालूम हो चुका है। उन लोगों ने हमारे आदमियों को नहीं मारा। हम तो बराबर उन पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने खुद लाशें देखी थी। तो फिर किसने मारा उन्हें? सुजान सिंह ने दांत पीसे। तुमने सुना नहीं कि एक की गर्दन जुदा थी और दूसरे की धड़ के साथ लटक रही थी? भीमराव ने कहा। और उन लोगों के पहुंचने से पहले ही वह मारे जा चुके थे। जाहिर है कि यह दरिंदगी से भरा कारनामा उस वहशी मोती ने ही अपनी कुल्हाड़ी से अंजाम दिया होगा। सुजान सिंह ने आंखें सिकोड़कर भीमराव को देखा। वह क्यों मारेगा उन्हें? वह तो इंसान नुमा जानवर है, कुछ भी बिना कारण के कर सकता है। महंत ने जवाब दिया। उसी ने मारा होगा उन्हें। क्यों मारा, इस बात को रहने दो। सुजान सिंह ने दोनों आदमियों को इशारा किया तो वह बाहर निकल गए। तभी अमृतलाल भीतर आया। उसे सब कुछ पता चला। हम कुल मिलाकर 25 आदमी थे, सुजान सिंह ने कहा। 2 कम हो गए तो 23 रह गए और यह 21 हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? महंत बोला। इससे पहले कि वह खजाने के लिए जंगल में जाएं, हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। हमला इस तरह हो कि वह लोग चाहे लाख सतर्क रहें परंतु बच न सके। बचे भी तो गिनती के बचे। सुजान सिंह मौत के स्वर में बोला। हम भी तो मरेंगे, भीमराव बोला। अवश्य मरेंगे, अमृतलाल जहरीले स्वर में कह उठा। लेकिन कम मरेंगे, क्योंकि हमला तो हमने करना है। बचाव का रास्ता भी हमारे पास होगा। वह लोग तो अचानक ही चारों तरफ से घिरकर भुने जाएंगे। इतना आसान मत समझो, भीमराव कड़वे स्वर में बोला। उन लोगों में देवराज चौहान और लोटिया जैसे महारथी हैं। उनकी सोचें कई कदम आगे चलती हैं। चाहे कुछ भी हो, नुकसान बराबर का ही होगा। उनका कुछ ज्यादा हो सकता है परंतु हमारा ज्यादा नहीं होगा, चंदानी बोला। वह लोग जितने कम हो जाएं उतना ही अच्छा है। उस हालत पे नक्शा हथियाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। क्या मालूम वह खजाने के लिए कब रवाना होंगे, महंत बोला। कम से कम आज तो नहीं होंगे। लंबे सफर से थके आए हैं। रात भर आराम के बाद सुबह ही जाएंगे, भीमराव ने जवाब दिया। मैं इस बात से सहमत हूँ, सुजान सिंह बोला। और हम हमला तब करेंगे जब आधी शाम बीत चुकी होगी। यह वह वक्त होगा जब दिन भर के पहरे के पश्चात लोग थकान महसूस कर रहे होंगे और रात के खाने का इंतजाम किया जा रहा होगा। अमृतलाल, अपने सब आदमियों को इकट्ठा कर लो। आज या वे नहीं या हम नहीं। दांत पीछे अमृतलाल पलटकर बाहर निकल गया। हमें उस जगह का एक बार निरीक्षण कर लेना चाहिए जहां वे लोग पड़ाव डाले हैं, ताकि हमले के लिए कोई ढंग की प्लानिंग कर सके, महंत बोला। मैं भी यही सोच रहा था, चंदानी बोला। दूर से उनकी स्थिति देख लेनी चाहिए। मुझे अपने आदमियों को तैयार करना है
उनमें हौसला भरना है। सुजान सिंह बोला, मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम तीनों नजर मारकर आते हैं, भीमराव ने कहा। सावधान रहना, कहीं वह लोग तुम्हें देख न लें। सुजान सिंह ने उन्हें सतर्क किया। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा और फौतेदार से बोला, नक्शा निकालो। फौतेदार ने नक्शा निकालकर उसके हवाले कर दिया। देवराज चौहान के इशारे पर जगमोहन ने भी चंदानी वाले नक्शे की कॉपी निकालकर उसे थमा दी। सब कुर्सियों पर बैठे थे। फोल्डिंग टेबल बीच में खुला पड़ा था। उसने दोनों नक्शों को मिलाते हुए टेबल पर रख दिया। सब धड़कते दिलों के साथ नक्शों पर झुक गए। इन्हीं दो कागजों ने हमें करोड़ों के माल तक पहुंचाना है। सुधीर शर्मा हंसा और हाथ में थाम रखी शराब की बोतल से घूंट भरा। चुप कर शराबी, फौतेदार बोला। बोलने से पहले देख लिया करो, कोई शुभ काम होने जा रहा है। तेरे मुंह से छूटा शराब का भपका सीधा इन नक्शों पर पड़ा है। तभी देवराज चौहान बोला, लोटिया, इस नक्शे पर कुछ ऐसे निशान और शब्द हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रहे। नक्शे पर से निगाह हटाकर लोटिया ने सिर हिलाकर गंभीर स्वर में कहा, मैंने और चंदानी ने नक्शा बहुत ही समझदारी से बनाया था। आधा नक्शा उसने बनाया और आधा मैंने। अपने अपने आधे नक्शे में बीच में पड़ने वाली खास खास जगहों को हमने अपने अपने कोड वर्डों में लिखा, जिसमें कि हम दोनों भी एक दूसरे के लिखे शब्दों को न समझ पाए। यह सब इसलिए किया गया कि अगर किसी के मन में बेईमानी आ जाए तो उस स्थिति में दूसरे से नक्शा हासिल कर लेने के बाद भी बेईमान व्यक्ति जंगल में दबे माल तक न पहुंच सके। और तो और हमने एक काम और किया। जो नक्शा मैंने बनाया था वह चंदानी ने रख लिया और जो उसने बनाया वह मैंने रखा, इसलिए कि अगर खुद का बनाया हुआ नक्शा अपने पास रहा तो भी कोई अकेले ही खजाने तक पहुंचने की चेष्टा कर सकता है, जबकि आधे नक्शे के दम पर मंजिल तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। बहरहाल चंदानी का बनाया नक्शा 2-2.5 दशक से मेरे ही पास रहा। मैंने उसे बहुत ही गहराई से जांचा। उसके लिखे कोड वर्डों को मैंने समझने की चेष्टा की। काफी हद तक सफल भी हुआ, परंतु कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका मैं मतलब नहीं समझ पाया। फिर भी मैं तुम्हें नक्शे की मोटी मोटी बातें बताता हूँ। तभी सबकी निगाहें मोती पर जा टिकी, जो किसी जंगली जानवर की तरह निशब्द उनके पास आ पहुंचा था और सबको देखने के पश्चात उसकी निगाह टेबल पर फैले नक्शे पर जा स्थिर हुई थी। अरे भाई, खड़े क्यों हो परमानेंट हैवान, सुधीर शर्मा ने हंसकर कहा। बैठो बैठो, उसने अपने करीब पड़ी खाली कुर्सी की बाह थपथपाकर कहा। कुर्सियों पर बैठने की मुझे आदत नहीं है, मोती ने अपनी तरफ से स्थिर लहजे में कहा था, परंतु स्वर में जानवरों की तरह गुर्राहट थी। जब बैठने की जरूरत महसूस करूंगा तो यही नीचे बैठ जाऊंगा। फिर उसने नक्शे की तरफ इशारा किया। यह कागज क्या है, तुम सब इसे ही क्यों देख रहे हो? यह, देवराज चौहान ने मोती को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, इस कागज पर जंगल का रास्ता लिखा है। जहां पर हमने कुछ दबा रखा है वहीं पर तो पहुंचकर हमने उस सामान को निकालना है। मोती ने जैसे समझने वाले भाव में सिर हिला दिया। तत्पश्चात वह पलटा और गुम्बदनुमा कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद लोटिया देवराज चौहान को नक्शे के बारे में एक एक चीज समझाने लगा, जिनमें उसके अपने लगाए निशानों और शब्दों का मतलब तथा चंदानी के वह शब्द और निशान जिनका मतलब वह समझ चुका था, सब कुछ बताता चला गया। फौतेदार भी ध्यानपूर्वक सब कुछ सुन रहा था। सिगरेट सुलगाने के लिए उसने निगाहें उठाई तो दूर, काफी दूर पेड़ों के तनों के झुरमुट में उसकी निगाहें जाकर स्थिर हो गई। वहां कोई था और उसकी फिगर की झलक पाकर फौरन ही उसे महसूस हुआ कि वहां जो भी है उसे वह पहले कभी मिल चुका था। फौतेदार ने सब पर निगाह मारी। सबका ध्यान लोटिया की बातों और नक्शे पर था। फौतेदार उठा और आराम से चलता हुआ उस तरफ बढ़ गया जिस ओर उसे उस व्यक्ति की झलक दिखाई दी थी। पहरा दे रहे एक व्यक्ति के करीब जाकर ठिठका। वह उसका ही आदमी था। मैं उधर जा रहा हूँ, सामने, मुझ पर नजर रखना, गड़बड़ भी हो सकती है, समझा? समझ गया सरदार। फौतेदार ने आई कैप को दुरुस्त किया और आगे बढ़ गया। एक हाथ की उंगलियों में सुलगती सिगरेट थी और दूसरा हाथ जेब में पड़े रिवॉल्वर पर जा चिपका था। मेवाराम चंदानी, महंत और भीमराव की निगाहें देवराज चौहान वाले छोटे से कैंप पर ही टिकी थी। कैंप में काफी हलचल दिखाई दे रही थी। पहरा देने वाले घूमते नजर आ रहे थे। कुछ अपने कामों में व्यस्त थे। दूर से ही उन्होंने कुर्सियों पर बैठे व्यक्तियों को पहचाना। देवराज चौहान, लोटिया, जगमोहन, पाल खन्ना और बलिया ही पहचान में आए, जो कि किसी गहरी वार्ता में व्यस्त थे। अन्यों को वह न पहचान पाए या फिर इतने नजर न आए कि पहचान में आ सके। वह लोग, चंदानी दांत किटकिटा उठा। घेरा बनाकर कुर्सियों पर बैठे शायद उस नक्शे को ही देख रहे हैं। हो सकता है, भीमराव का भी यही ख्याल था। कमीनों ने मेरे साथ धोखेबाजी करके मेरे नक्शे की कॉपी ले ली। चंदानी दांत किटकिटा उठा। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं करोड़ों के माल को छू भी ना पाएंगे। इन लोगों के हाथ में तो मैं कुछ भी ना लगने दूंगा। मैं चुप रहो, महंत ने उखड़े स्वर में कहा। अपनी भड़ास वापसी के समय निकाल लेना।
इस समय हम जो काम करने आए हैं वह करो। शाम को इनके कैंप पर धावा बोलना है। कैंप की सिचुएशन को समझो ताकि वापस जाकर अटैक करने का कोई सशक्त प्लान बना सके। हमें विजय हासिल करनी है, तभी तुम खजाने को पा सकोगे। चंदानी होठ भींचे कैंप को ही देखता रहा। मैं कैंप के चारों तरफ चक्कर लगाकर आता हूँ, एकाएक भीमराव बोला। उसके बाद योजना बनाएंगे कि जोरदार हमला किस दिशा से किया जाए। तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मैं साथ चलता हूँ, चंदानी बोला। साथ चलता हूँ? भीमराव उखड़े लहजे में कह उठा। क्या करोगे साथ चलकर? अकेला जाऊंगा तो गुपचुप सब देख आऊंगा। दो जाएंगे तो उनकी नजर में भी आ सकते हैं। जितने ज्यादा होंगे देखे जाने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। भीमराव और महंत की आंखें टकराई। 2 पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर महंत लापरवाही से सिगरेट सुलगाता हुआ बोला, भीमराव ठीक कह रहा है चंदानी, इसे अकेला ही कैंप की सारी स्थिति देख आने दो। हमारा साथ जाना कोई जरूरी नहीं, यहाँ रहकर हम इसकी वापसी का इंतजार करेंगे। वैसे कब तक आ जाओगे? महंत ने भीमराव की आंखों में झांका। कैंप का चक्कर लगाने में आधा पौन घंटा तो लग ही जाएगा। ठीक है, जाओ, जल्दी आने की कोशिश करना। भीमराव तेज तेज कदमों से एक तरफ बढ़ गया। चंदानी ने उसे देखा, फिर उसकी निगाह कैंप पर जा टिकी। भीमराव के जाने का मतलब महंत समझ चुका था। उसकी आंखों में तसल्ली के भाव उभर आए थे। उधर भीमराव लगातार 5 मिनट आगे बढ़ता रहा। जब उसे विश्वास हो गया कि वह महंत और चंदानी से काफी दूर आ गया है, तो उसका रुख कैंप की तरफ हो गया। कुछ देर बाद ही वह कैंप के काफी करीब था, परंतु वह कैंप के बीच में नहीं जा सकता था। चंदानी और महंत की निगाहें कैंप पर ही टिकी थी। सामने जाते ही उन्होंने उसे देख लेना था। कैंप से दूर ही वह भटकता रहा। 5-7 मिनट यूं ही बीत गए। वह यह भी नहीं चाहता था कि कैंप में मौजूद हर व्यक्ति का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। तभी आई कैप पहने उसकी निगाह फौतेदार पर पड़ी, जो सबके बीच बैठे बैठे एकाएक उठ खड़ा हुआ था। उसके देखते ही देखते फौतेदार सबके बीच में से निकलकर पहरा दे रहे अपने आदमी के पास क्षण भर के लिए ठिठक कर बात की, फिर जंगल की तरफ बढ़ गया। भीमराव की पैनी निगाह उस पर ही टिकी थी। फौतेदार उसकी दिशा में ही आ रहा था। यही बात तो वह चाहता था। फौतेदार 100 गज दूर था। भीमराव वहीं पेड़ के तने के पीछे छिपा उसे देखता रहा। जब फौतेदार उसकी सीट पार कर गया तो भीमराव ने अपनी जगह छोड़ी और तीर की तरह उसकी तरफ दौड़ा। दूर खड़ा फौतेदार ठिठक कर उसे भागता हुआ पास आता देख रहा था। जब उसने भीमराव को पहचाना तो जेब से खाली हाथी बाहर निकला। भीमराव पास आते हुए ठिठका और सांस संयत करने लगा। तू, सुजान सिंह तुझे भी ले आया? फौतेदार ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। हाँ, हम यहाँ से कुछ दूर ही ठहरे हुए हैं। मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। मेरी बात सुन, आज शाम को अंधेरा होने से पहले सुजान सिंह के आदमियों का तुम लोगों के कैंप पर हमला होगा। सुजान सिंह का प्लान है कि सबको खत्म कर दिया जाए। बचने का रास्ता तलाश कर लेना। देवराज चौहान को बता देना, भीमराव ने जल्दी से कहा। आज शाम को यह अटैक होगा? फौतेदार की आंखें सिकुड़ गई। हाँ, मैं चलता हूँ। चंदानी कुछ ही दूर खड़ा है। उसने तुम्हें इस तरफ आते देखा है। वह भी इधर को सरक सकता है। हम दोनों को साथ खड़ा देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम लोग अपना इंतजाम कर लेना। कहाँ है वह हरामजादा? फौतेदार घुर्राया। बता, कहाँ खड़ा है? मैं साले की ऐसी गत बनाऊंगा कि शाम भी नहीं देख पाएगा। मैं छोड़, सुजान सिंह के हमले से बचने का प्रबंध करो। भीमराव ने तीखे स्वर में कहा। इस समय चंदानी नहीं, मामला खुद को बचाने का है। और लोटिया से कहना कि महंत साथ में है और ठीक ठाक भी है। कहने के साथ ही भीमराव अलग दिशा में बढ़ गया। कुछ आगे जाकर उसने चलते हुए पलटकर देखा। फौतेदार वहीं खड़ा उसे घूर रहा था। उल्लू का पट्टा, भीमराव कड़वे स्वर में बड़बड़ा उठा। सूर्य के छिपते ही ठीक 6:30 पौने 7 बजे सुजान सिंह के आदमियों ने कैंप पर खतरनाक हथियारों से हमला कर दिया। 6 आदमी तो पहरे पर थे, कुछ खाना वगैरह तैयार करने में व्यस्त थे। छोलदारियां लगी हुई थी और कोई नजर नहीं आ रहा था, परंतु हमला करने वालों को पूरा विश्वास था कि वह छोलदारियों में होंगे। हमला होते ही वहां मौजूद व्यक्तियों ने पोजीशन ले ली। सुनसान जगह फायरिंग की आवाजों से भर्रा उठी। चीखों पुकार मच उठी। 2 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि सुजान सिंह के आदमियों पर पीछे से जबरदस्त हमला हो गया। हमला करने वाले देवराज चौहान की पार्टी के थे। अंधाधुंध उन सबने ऐसी फायरिंग की कि 15 मिनट में ही मौत जैसी शांति छा गई। चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी थी। बारूद की स्मेल वातावरण में व्याप्त हो चुकी थी। सुजान सिंह और चंदानी जिंदा उनके हाथ आ गए। महंत और भीमराव हमले की शुरुआत होते ही एक तरफ खिसक गए थे। बाद में वह सामने आ गए। अमृतलाल के अलावा सुजान सिंह के सारे आदमी मारे गए थे। उधर देवराज चौहान के साथ आए फौतेदार के आदमी और अन्य साथी जिन्हें जगमोहन ने इकट्ठा किया था, जो कि हमले के वक्त कैंप में थे, वह सब भी मारे गए थे। जो 2-1 बचे वह काफी घायल थे। यह जानकर कि सुजान सिंह के आदमियों ने हमला करना है, उन्हें कैंप से हटाया नहीं गया था।
मजबूरी थी वह हमला करे। इसके लिए उन्हें चारे के तौर पर प्रयोग करना पड़ा था, क्योंकि अगर कैंप खाली नजर आता तो सुजान सिंह चंदानी को गड़बड़ का एहसास हो सकता था। इसलिए चारे के तौर पर अपने आदमी छोड़कर वह सब दूर दूर छिटक गए थे। फौतेदार अपने 2 खास आदमियों को अवश्य साथ ले आया था। चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी थी। कैंप में पड़ी लाशों को उन्होंने दूर ले जाकर रख दिया। इतना ज्यादा खून खराबा होने पर सबके मन भारी थे। सुधीर शर्मा तो एक तरफ बैठा शराब पर शराब पिए जा रहा था। इतने लोगों का मरना उसे पसंद न आया था। जो जिंदा बचे थे उन्हें बंदी बनाकर कैंप में ले आए थे। सब कुछ ठीक ठीक करने के पश्चात वह लोग पुनः कैंप में जा बैठे। सुजान सिंह और चंदानी के चेहरों के रंग उड़े हुए थे। बाजी इस बुरी तरह पलट जाएगी यह तो उन्होंने कभी सोचा भी न था। उधर लोटिया महंत के गले जा लगा था। दूर से ही BM जम्पी और पांडे ने भी सब कुछ देखा। कत्ले आम के समय मोती भी गुम्बदनुमा कमरे से बाहर निकल आया था। खूंखार निगाहों से उसने सब कुछ देखा, फिर वापस भीतर प्रवेश कर गया। अंधेरा छा गया था। पेट्रोमैक्स जल उठे। रोशनी आसपास पर्याप्त मात्रा में फैल गई। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ चंदानी, देवराज चौहान ने सख्त निगाहों से उसे देखते हुए दरिंदगी भरे स्वर में कहा। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि इस धंधे से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, फिर मेरे रास्ते में आ गए। एक बार तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, परंतु दूसरी बार? मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे रास्ते में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। यूं तो मन ही मन चंदानी का खून खौल रहा था। वह चाह रहा था कि इन सबको एक साथ गोलियों से भून डाले, परंतु इस वक्त उसे अपनी जान बचानी भारी पड़ रही थी। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए फिक्रमंद था और मन ही मन सोच रहा था कि अब की बार एक मौका भी मिल गया तो सबसे पहले देवराज चौहान की मुंडी काटकर अलग फेंकेगा। मुझे पहले ही तुम्हारा कहना मान लेना चाहिए था, लेकिन तब मैं गुस्से में था, अच्छा बुरा नहीं सोच सका। खजाने के लालच ने मेरी अक्ल छीन ली थी। तुम यह मत सोचो कि मीठी मीठी बातें करके अपनी जान बख्शवा लोगे। मेरे रास्ते में जो भी आता है वह मर कर ही हटता है। तुम तो मेरे रास्ते में नहीं आए, बल्कि मेरी जान तक लेने की भरपूर कोशिश की। देवराज चौहान की खूनी निगाह चंदानी पर थी। अगर हम पहले से ही सावधान न होते तो शायद कामयाब भी हो गए होते। यहीं पर तुम लोग जश्न मना रहे होते और पास ही हमारी लाशें पड़ी होती। भगवान जानता है कि हमारा इरादा तुम्हारी जान लेने का नहीं था। चंदानी ने जानबूझकर लंबी सांस ली। हमारा निशाना तो नक्शा हथियाना था। देवराज चौहान पत्थर की तरह सख्त हो गया। जेब से नक्शे निकालकर टेबल पर फेंक लिए। लो, यही है वह नक्शे, हथिया लो। नहीं, अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं रही। चंदानी ने ऐसे कहा जैसे उसकी काया पलट हो गई हो, महात्मा बन गया हो। मैं यूं ही इस चक्कर में पड़ गया था। बहुत पैसा है मेरे पास, क्या करना है मैंने इसका? मेरी आंखें खुली भी तो कब, जब सिर से पानी गुजर चुका है और देर हो गई है। अगर मुझे पहले ही समझ आ गई होती तो मैं कब का यहाँ से वापस चला गया होता। तभी निशब्द मोती करीब आ खड़ा हुआ था। सबने उसे देखा, परंतु किसी ने कोई खास प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। बातें तो तू ऐसे कर रहा है चंदानी, जैसे एकदम ही दीन दुनिया से संन्यास ले लिया हो, लेकिन मैं तेरी नस नस से वाकिफ हो चुका हूँ। भीमराव ने कड़वे स्वर में कहा। तू कभी भी नहीं सुधर सकता। जवाब में चंदानी ने पुनः लंबी सांस ली और कंधे झटक कर रह गया। जो भी हो, बुरे वक्त में मामा ने मुझे सहारा दिया था, मेरी साइड ली थी। कोई बड़ी बात नहीं कि सुजान सिंह मेरी जान ही ले लेता अगर मामा बीच में ना आता। महंत ने गंभीर स्वर में कहा। फिर लोटिया की तरफ देखा। पापा, मैंने कई दिन मामा के साथ बिताए हैं, यह मुझे अच्छे इंसान लगे। खूब। लोटिया ने तीखी निगाहों से महंत को देखा। कुछ ही दिनों में तेरे पर चंदानी का रंग चढ़ गया। आप कुछ भी कहें, लेकिन मैंने जो कहा है सच कहा है, महंत धीमे स्वर में बोला। लोटिया दरिंदगी भरी निगाहों से सुजान सिंह को देखने लगा। तूने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की? ली तो नहीं, सुजान सिंह ने शांत स्वर में कहा। मैं कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चला गया। तूने मेरी कुर्सी हिलाकर रख दी। तूने क्या समझा लोटिया किसी नामर्द का नाम है? अगर खजाने तक आने का लफड़ा ना होता तो मैंने कब का तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचा दिया होता। मैंने कुछ भी नाजायज नहीं किया लोटिया। सुजान सिंह के स्वर में दृढ़ता थी। अगर तुम मेरी जगह होते तो यह सभी करते। अंडरवर्ल्ड में शतरंज खेली जाती है और हम में तो शतरंज का खेल बरसों से चल रहा था। मौका पाकर मैंने बाजी हथिया ली तो यह मेरी समझदारी है, हिम्मत है। अब तो तुम चूहे की तरह मेरे पैरों के नीचे। ज्यादा मत बोलो लोटिया, सुजान सिंह ने उसकी बात काटकर कड़वे स्वर में कहा। तुम खोखले हो चुके हो। जो कुछ भी तुम कर रहे हो और कह रहे हो देवराज चौहान के दम पर कह रहे हो, वरना आज की तारीख में तुम में इतना दम नहीं कि तुम सुजान सिंह को छू भी सको। देवराज चौहान इसी समय अपना हाथ तुम्हारी पीठ से हटा ले तो 2 मिनट में मैं तुझे तेरी औकात समझा दूं। सुजान सिंह, लोटिया शेर की भांति दहाड़ता हुआ बोला। बरसों से तू मेरे से छिपता रहा और
आज भौंक रहा है। मैं? वक्त वक्त की बात है लोटिया। सुजान सिंह भी चेहरे पर खतरनाक भाव लिए खड़ा हो गया। मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी ताकत से बचता रहा था, जिसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता था। जैसे कि तुम मेरी ताकत के खौफ से देवराज चौहान के साए बने, आड़ में रहे, अपने होटल या बंगले तक भी पहुंचने की हिम्मत न कर सके थे। बंगले में पहुंचे तो वह भी छिपकर, मुझसे डरकर। लोटिया ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। उसका चेहरा धधक रहा था। मौत के भाव चेहरे पर विद्यमान हो गए थे। वह गोली चलाने को तैयार था। गोली मत चलाना लोटिया, एकाएक देवराज सख्त स्वर में बोला। जिस मसले को लेकर तुम लोग बवाल खड़ा कर रहे हो वह बाहरी है, उससे यहाँ मौजूद अन्य को कोई मतलब नहीं। जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं उसे पूरा करने से पहले कहीं भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और यह मसला तुम लोग तब निपटाओगे जब हम मौजूदा काम से फुर्सत पाकर अलग अलग हो जाएंगे। यह कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहा है देवराज, लोटिया गुर्राया। मैं इसे? दरअसल लोटिया, इस समय हम दोनों ही कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं, सुजान सिंह ने जहरीले स्वर में कहा। तेरी जेब में रिवॉल्वर थी, निकाल ली, मेरे पास नहीं है। समझो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मेरे पास होती तो तू अब तक मरा पड़ा होता, तेरी तरह रिवॉल्वर पकड़कर गधों की तरह खड़ा ना रहता। लोटिया का चेहरा क्रोध से स्याह पड़ गया। आंखों में खतरनाक भाव विद्यमान हो गए। ऐसा लगा जैसे वह रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाने जा रहा हो। गलती मत करना लोटिया, देवराज चौहान का सर्द स्वर गूंजा। सुजान सिंह को तुमने गोली मारी तो तुझे मैं मार दूंगा। मालूम नहीं लोटिया ने देवराज चौहान के शब्द सुने या नहीं। ट्रिगर पर दबा उंगली का दबाव बढ़ा रहा। उसी समय जंगली जानवर की तरह निशब्द मोती लोटिया के सामने आ खड़ा हुआ, इतना करीब कि लोटिया के हाथ में थमी रिवॉल्वर मोती के सीने से टच करने लगी। पेट्रोमैक्स की रोशनी में मोती इतना भयानक लग रहा था कि उससे निगाहें मिलते ही लोटिया का गला खुश्क होने लगा। सुजान सिंह तो पल भर में ही उसके दिलो दिमाग से निकल गया। लोटिया चाहकर भी अपनी जगह से न हिल सका। मोती की खूनी निगाह कई पलों तक लोटिया पर टिकी रही, फिर उसके सामने से हटा और अपने चौड़े नंगे पांव उठाता हुआ गुंबद वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। मोती लोटिया को खामोश वार्निंग दे गया था। गोली नहीं चलनी चाहिए, और उस दरिंदे रूपी इंसान की बात टालने की उसमें हिम्मत नहीं थी। तभी देवराज चौहान आगे बढ़ा। लोटिया अभी तक खुश्क गले सहित हक्का बक्का खड़ा था। करीब पहुंचकर देवराज चौहान ने अपना जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर मारा। लोटिया हल्की सी करहा के साथ 2 कदम पीछे हटकर कुर्सी से टकरा गया। घूंसे ने उसे वर्तमान हालत में ला फेंका था। हर कोई स्तब्ध। लोटिया जैसी हस्ती को घूंसा, और वह भी कईयों के सामने। कोई सुनता तो विश्वास न करता, परंतु देखने वालों ने तो देखा था। लोटिया खूनी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। रिवॉल्वर अभी भी उसके हाथ में थी। अवतार सिंह और जगमोहन के हाथों में भी रिवॉल्वर चमकने लगी थी। उनका रुख जय किशन लोटिया की तरफ था। पल भर में ही वहां मौत का आलम छा गया। मेरे कहने पर भी रिवॉल्वर जेब में नहीं डाली। देवराज चौहान का स्वर वहशी जानवर की तरह था। मरना चाहता है क्या? लोटिया ने मौत के से भावों से देवराज और जगमोहन को देखने के बाद अवतार सिंह और जगमोहन पर निगाह मारी, फिर उनके हाथों में थमी रिवॉल्वरों को देखा। अगले ही पल देवराज चौहान का दूसरा घूंसा लोटिया के चेहरे से टकराया। लोटिया खुद को संभाल न सका और टांगों से सरकट पड़ी कुर्सी से टकराकर लड़खड़ाते हुए नीचे जा गिरा। लोटिया पर बेइज्जती का दूसरा झटका था। जगमोहन और अवतार सिंह को क्या देखता है। सख्ती भरे कदम उठाता हुआ देवराज चौहान उसके करीब पहुंचा और धूल से भरे जूते की नोक से उसका कूल्हा हिलाया। अभी तेरे को ऐसे कई मौके मिलेंगे कि तेरे हाथ में रिवॉल्वर होगी और बाकियों के हाथ खाली होंगे, तब अपने दिल की हसरत पूरी कर लेना। मैन स्थिर निगाहों से नीचे पड़े लोटिया को देखे जा रहा था। हालात इतने खतरनाक थे कि वह अपने बाप के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। लोटिया भी वक्त की नाजुकता को समझ रहा था। दूसरी तरफ फौतेदार था, जो कि उसके मरने पर खुशी मनाएगा, क्योंकि उस स्थिति में लोटिया का हिस्सा सब में बंट जाना था। यानी कि अगर वह कोई फसाद खड़ा करता है तो उसका पलड़ा हल्का रहेगा, शायद वह मर भी जाए। इसलिए उसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। जंगल में से माल निकाल लेने के बाद ही इन सब से निपटेगा। लोटिया उठा और बिना कुछ कहे रिवॉल्वर जेब में डाल करीब ही पड़ी कुर्सी पर बैठा और सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा। चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। 2 घूंसे खाकर इस तरह शराफत से बैठकर सिगरेट की कश लगाने लग जाना लोटिया की फितरत से मेल नहीं खाता था। अब सबको लोटिया की तरफ से सावधान रहना था। देवराज चौहान की सख्त निगाहें सुजान सिंह पर जा टिकी। और तुम्हारा क्या किया जाए सुजान सिंह? सुजान सिंह ने देवराज चौहान को देखा, फिर गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारे मना करने के बावजूद भी मैं चंदानी के साथ रहा और खजाने को हासिल करने की असफल कोशिश की, यही कहना चाहते हो तुम? इसके साथ ही हम पर जानलेवा हमला भी किया। सुजान सिंह ने सिर हिलाया। लेकिन तुम कुछ अपनी भी कहो। मुझसे 30 लाख लिए कि अपहरण हो जाने के पश्चात लोटिया शहर में वापस नहीं आएगा।
इस वायदे को तुमने खुलेआम तोड़ा, लोटिया को खुद ही शहर में लेकर आ गए। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं लोटिया के साथ शहर में क्यों आया। मैं तो अपने काम की बात पकड़ रहा हूँ देवराज चौहान। सुजान सिंह मुस्कुराया। तुमने जो वायदा मुझसे किया उसे खुद ही तोड़ डाला। यह बात दावे के साथ तुम तब कहते अगर लोटिया शहर में अकेला आता और तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाता। लोटिया मेरी सरपरस्ती में शहर आया था, आम इंसानों की तरह आया था और बंगले से नक्शा लेकर उसने शहर से चले जाना था। लेकिन तुमने खामखा का मसला खड़ा कर दिया, जबकि तुम्हारा निशाना तो खजाना था। चंदानी ने तुम्हारे कान भर दिए थे, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा, और खजाना हासिल करने का मौका तुम हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए जानबूझकर अपनी बात पर अड़ गए। सुजान सिंह खामोश रहा, जवाब में कुछ भी न बोला। सुजान सिंह, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कड़वे स्वर में बोला, तूने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं तुझे दुश्मन न समझूं। तूने जानबूझकर दुश्मनी पैदा की है। दूसरी तरफ मैं तेरी इस बेवकूफाना जिद को कि लोटिया शहर में वापस आया मान लेता हूँ, लेकिन तूने जो किया बहुत गलत किया। मैं तेरी जिद को मानते हुए तेरी इन गलतियों को माफ करता हूँ और जिंदा छोड़ते हुए वापस जाने की छूट देता हूँ। मुझे तुम्हारा फैसला पसंद आया, सुजान सिंह बोला, लेकिन मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? रास्ता लंबा खतरनाक है, कोई साथी नहीं। क्या चंदानी को भी छोड़ रहे हो? तुम्हें किसी अन्य बात से मतलब नहीं होना चाहिए, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। ठीक है, लेकिन मैं इन खतरनाक रास्तों पर अकेले सफर नहीं करना चाहता। तो तुम हमारे साथ रहना चाहते हो? कहते हुए उसने टेबल से नक्शे को उठाकर जेब में डाल लिया। हाँ, तुम लोगों के साथ ही वापस जाऊंगा, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा, अगर किसी प्रकार की चालाकी करने की कोशिश की या खजाने पर बुरी नजर डालने की भी सोची तो तेरे मैं इतने टुकड़े करूंगा कि भगवान भी न गिन सकेगा। मैं अपने हथियार डाल चुका हूँ, मेरी तरफ से निश्चिंत रहो। देवराज चौहान की निगाह चंदानी पर जा टिकी, जो किसी साधु संत की तरह इस तरह बैठा था जैसे दरिंदों ने उसे आ घेरा हो। फौतेदार, देवराज चौहान बोला, यह तुम्हारी निगरानी में रहेगा। रात भर इसे अपनी कैद में रखो। तुम्हारे 2 आदमी बचे हैं, उनसे सहायता ले लेना। सुबह इससे बात करेंगे। उठ बे। फौतेदार की इकलौती आंख चंदानी पर जा टिकी। रात भर तेरी तार को मैं खींचूंगा। सुबह तक तेरा कद लंबा ना कर दिया तो मुझे कहना। चंदानी ने देवराज चौहान को इस भाव से देखा जैसे कह रहा हो कि मुझे कसाई के हवाले क्यों कर रहे हो। चेहरे पर भय के भाव विद्यमान हो गए। शाम को हुए कत्ले आम के बाद सुधीर शर्मा ने एक साथ काफी शराब पी ली थी। चंदानी सुजान सिंह के साथ क्या बातें हुई यह उसे सुबह ही मालूम हुआ। सोकर उठने के बाद चाय बनी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।